स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपने इंग्लिश में एक कहावत सुनी होगी, विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में अगर हम सबसे पावरफुल वेपन की बात करें तो वो है आपका न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन एक ऐसा चीज है जो कि पूरे दुनिया को तबाह कर सकता है, हम सबको इसका डर है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा हम सबको पता है, और खासकर भारत को, क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान का पड़ोसी देश है। तो पाकिस्तान में क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, इसको लेकर काफी खतरा है। खतरा इस बात से है क्योंकि वहां पर कोई न्यूक्लियर वेपन को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और यहां पर आप देखिए दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का। जो बाइडेन का कहना है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड। सबसे खतरनाक देश है पाकिस्तान पूरे विश्व के अंदर। अब खतरनाक कहने का मतलब यह नहीं है कि बहुत पावरफुल देश है, इससे लिए हमें डर लगना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और न्यूक्लियर वेपन का वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसकी वजह से भारत को या फिर पूरे दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा है। तो इसको डिटेल से समझेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर ऐसा क्यों माना जाता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का आखिरी बैच फॉर द ईयर 2023 ये यहां पर आ रहा है दोस्तों। 18 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन लिमिटेड सीट्स है। अगर आप इसके अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी करिए और हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए, एंड कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा बैच आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दी जाती है, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ यहां पर आपको मेंटरशिप भी मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि आपको पता होगा, यूएस के अंदर हर 2 साल बाद आपको इलेक्शन देखने को मिलता है। 2 साल बाद कहने का मतलब यह नहीं है कि हर 2 साल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो हर 4 साल में होता है, लेकिन 2 साल बाद क्या होता है, मिड टर्म होता है। तो 2020 के आखिरी में इलेक्शन हुआ था, तो वहां पर काफी सारे लोग चुने गए थे कांग्रेस के अंदर, मतलब वहां की जो पार्लियामेंट है, और कुछ जो लोग हैं वो आपका मिड टर्म में चुने जाते हैं। तो ये मिड टर्म वाला इलेक्शन है, तो इसी के लिए यहां पर कैंपेनिंग चल रही है। तो यहां पर व्हाइट हाउस के द्वारा यहां पर स्टेटमेंट जारी किया गया है कि जो बाइडेन ने इस कैंपेन के दौरान क्या बोला, और इस कैंपेन के दौरान यहां पर यह शब्द भी बोल दिया जो बाइडेन ने, आप देख सकते हो, व्हाट आई थिंक इज मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान उनको लगता है कि दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक देशों में से है, न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहेशन। और उनका क्यों ऐसा मानना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब किसी भी देश के पास जो न्यूक्लियर वेपन होता है दोस्तों, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जैसे कि भारत का अगर आप केस लीजिए, तो हमने क्या बोला है, हमने ये कहा है कि हमने न्यूक्लियर वेपन इसीलिए बना रखा है कि एक डेटरेंस का काम करेगा। हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन का पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ये भारत ने अपनाई है। लेकिन क्या कभी पाकिस्तान ने बोला है नो फर्स्ट यूज के बारे में? कभी नहीं बोला है। मतलब कि साफ साफ दिखता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, और जिस देश के पास भी न्यूक्लियर वेपन होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लेना चाहिए, उनको सबके साथ सहयोग करके काम लेना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियर वेपन के केस में पाकिस्तान यहां पर सबके साथ सहयोग नहीं करता, और इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि जो बाइडेन के द्वारा इतना बड़ा बयान आया है दोस्तों। और ये जो पूरा कमेंट है, बेसिकली यहां पर वो रिसेप्शन के दौरान ये सब कुछ कह रहे थे रिगार्डिंग दी ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ऑब्वियस ही बात है, इस समय सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है, तो उसी के बारे में यहां पर सबसे ज्यादा उनके द्वारा बयान दिया जा रहा था। और इसी को लेकर यहां पर उन्होंने रशिया, चाइना, बहुत से देशों के बारे में काफी कुछ कहा। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनके द्वारा बोली गई वो ये था, जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत सारे आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे। और यहां पर जो बाइडेन का बेसिकली कहना था कि जो पूरी दुनिया है वो यूएस की तरफ देख रही है। देखो, मेरा तो कहीं ना कहीं काफी हद तक, इनफैक्ट आप भी देख रहे होगे कि जहां तक यूएस का सवाल है उसका वर्चस्व काफी हद तक कम भी हुआ है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन जो बाइडेन कह रहे थे कि नहीं, यहां पर पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है, और जो यूएस है वो पूरी दुनिया को बेहतरी की तरफ ले जाएगा। देयर वॉज लॉट ऑफ स्टेक। और यहां पर देखिए, उन्होंने जियोपॉलिटिकल चेंजेस के बारे में यह भी कहा कि
शायद ही किसी ने सोचा होगा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद, क्योंकि आपको याद होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या हुआ था 1960s में, बेसिकली यहां पर जो यूएसएसआर है उन्होंने क्यूबा के अंदर कई सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको इंस्टॉल कर दिया था और यहां पर डायरेक्टली खतरा था कि वो यूएस के ऊपर प्रहार कर सकता है। तो ये जो पूरा क्राइसिस था, शायद ही कभी ने इसके बारे में सोचा होगा कि इसके बाद भी रशिया का कोई लीडर होगा और वो न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर धमकी देगा। तो इसके बारे में भी यहां पर जो बाइडेन है वो लगातार कह रहे थे। इसके अलावा आपको अभी रिसेंटली याद भी होगा कि मैंने कल वीडियो बनाया था, कल या परसों आई थिंक, जिसमें आपको बताया था कि बाइडेन के द्वारा उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है वो रिलीज की गई है। उसके अंदर पाकिस्तान का कहीं पर भी नाम नहीं लिया गया। उसमें बोला गया कि यूएस के लिए सबसे बड़ा खतरा है चाइना और भारत को एज अ की पार्टनर के तौर पर बाइडेन बता रहे थे। खैर जो भी कुछ है, यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो बयान आया है जो बाइडेन का कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री, यही बयान मैं आपको बता दूं कि 2019 में भी जो यूएस के एक्स डिफेंस सेक्रेटरी हैं, यहां पर इनका नाम है जेम्स मैटिस, उनके द्वारा भी वैसा ही बयान आया था और उन्होंने भी उस समय यह कहा था कि उनके पूरे कार्यकाल में, उनका जो पूरा लॉन्ग कैरियर रहा है इतने वर्षों का, उसमें उन्होंने ये देखा है कि सबसे डेंजरस कंट्री पाकिस्तान है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वहां की जो सोसाइटी है वो रेडिकलाइज हो चुकी है, काफी ज्यादा रेडिकल हो गए हैं लोग और साथ ही साथ वहां पर उनके एस्टैब्लिशमेंट के पास न्यूक्लियर वेपन है। और इन्होंने यहां पर स्लैम भी किया पाकिस्तान को कि किस तरीके से वो भारत को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। कश्मीर का मुद्दा हो गया, हर जगह आप देखोगे यहां पर वो भारत को लेकर अलग तरीके से देखते हैं और इन सारी चीजों की वजह से अल्टीमेटली उनका भी यह कहना था कि जो पाकिस्तान है इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन। देखो, जब हम न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इतिहास भी बता देता हूं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन फाइनली कैसे आया, उसकी जर्नी कैसे रही थी। बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन चला था, बताया जाता है 1974 में सबसे पहली बार जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने अपना इंटेंशन दिखाया। बताया जाता है कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। फाइनली आगे चलकर 1980s में रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान ने चाइना से जो टेस्टेड बॉम्ब डिजाइन का एनरिच्ड यूरेनियम होता है उसको ऑब्टेन किया, चाइना से लिया, फिर आगे चलकर उसको बनाने की कोशिश की। एनरिच्ड यूरेनियम आपको पता है चाहिए होता है, तो फाइनली 1979 में जो कंस्ट्रक्शन है यूरेनियम एनरिचमेंट का फैसिलिटी का वो भी स्टार्ट हो गया। 1982-83 में यहां पर कई सारे रिपोर्ट्स में खबर आई कि पाकिस्तान जो है वो मिडिल ईस्टर्न इमीडिएट जो मिडिल मैन होते हैं उनके माध्यम से बॉम्ब के जो अलग अलग पार्ट हैं उसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। फाइनली 1991 में आप देख सकते हो यहां पर खबर आती है वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर कि पाकिस्तान ने चाइना से जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है M11 उसको खरीदा है। ऑब्वियस सी बात है, आप न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल क्यों खरीदोगे जब आप उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को उससे लैस करना चाहते हैं। आगे चलकर 1997 में फाइनली जो पाकिस्तान के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने क्लेम किया कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन पोसेस करता है। ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया गया था, अभी टेस्टिंग नहीं हुई थी, लेकिन फाइनली जब पोखरण का टेस्ट किया गया भारत के द्वारा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के पास क्लियरली है तो हमें भी यहां पर अपने पास न्यूक्लियर वेपन रखना था। जैसे ही पोखरण का टेस्ट हुआ उसके कुछ ही दिनों में आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने भी 6 न्यूक्लियर डिवाइसेस का टेस्टिंग किया था। तो ये पाकिस्तान इस तरीके से जो न्यूक्लियर वेपन है चाइना के माध्यम से, अलग अलग कुछ जो डिक्टेटरशिप हैं उनके माध्यम से ऑब्टेन करने की कोशिश की है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हाई देयर आर सो मेनी कंसर्न्स ओवर पाकिस्तान, क्यों आखिरकार इतना ज्यादा चिंता है पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर वेपन है उसको लेकर। देखो, एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि न्यूक्लियर वेपन अपने आप में चिंता की बात है, ये सब हम जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन अगर दुनिया में रहे ना तो ये सबसे अच्छी बात होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत से देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन अगर आप न्यूक्लियर वेपन के साथ साथ अगर टेररिज्म को अगर आप जोड़ दो, दोनों का जोड़ दो, तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। न्यूक्लियर वेपन होना अगर किसी सही देश के पास है, सही स्टैब्लिशमेंट के पास है, तब तो ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन अगर टेररिज्म के हाथ में लग जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी चिंता हो सकती है। और प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन साथ साथ वहां पर टेररिस्ट ग्रुप भी बहुत सारे हैं। और बताया ये जाता है, यहां पर 2021 में यूएस कांग्रेशनल की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया जाता है कि
पाकिस्तान में लगभग 12 ग्रुप ऐसे डेजिग्नेटेड हैं विच इज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और जो कि वो उनमें से 5 ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो भारत के ऊपर सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं। और इसमें बताया ये भी गया इस रिपोर्ट के अंदर कि किस तरीके से हो सकता है कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के अंदर अपनी जगह बना ली होगी, जो मिलिट्री है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, उसके अंदर अपनी पकड़ बना ली होगी। तो ये चिंता की बात हो जाती है कि जब न्यूक्लियर वेपन के साथ साथ टेररिज्म भी जुड़ जाता है, ये काफी ज्यादा चिंता की बात है। और आपको पता ही है कि न्यूक्लियर वेपन्स की जब हम बात करते हैं तो जो वॉरहेड्स होते हैं उसमें पाकिस्तान के पास आप देख सकते हो लगभग 165 हैं, रशिया यूएस के पास सबसे ज्यादा मिलेगा, फिर चाइना के पास है। तो इस मामले में भी जो पाकिस्तान है, क्योंकि हमें तो क्या है, हमें तो डिटरेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स की रेस में बढ़ गए हैं और 1000, 2000, 5000 इतने सारे न्यूक्लियर वेपन। हमें क्या करना है उसका, क्योंकि हमने क्लियरली कहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन का कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमारे ऊपर कोई प्रहार करेगा, हां, तब तो हम डेफिनेटली यहां पर स्ट्राइक करेंगे और उस कंट्री को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम कभी भी नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और चीज आपको समझना है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां पर एक रीसेंट आर्टिकल आया था अमेरिकन थिंक टैंक ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन का, उनका भी यह कहना था कि पाकिस्तान के अंदर जो इनइफेक्टिव पॉलिटिशियंस हैं और जो ट्रेंड मिलिट्री लीडर्स हैं वो यहां पर टेररिज्म को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि वो लोग यहां पर बार बार बयान देते हैं कि हम टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो वो अभी तक असफल रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कभी भी न्यूक्लियर वेपन टेररिस्ट के हाथों लग सकता है और ये दुनिया के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात हो सकती है। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यहां पर ये जो ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन है उन्होंने एक और यहां पर बयान दिया था और ये कहा था कि यूएस ने ऑलरेडी प्लान बना रखा है। जी हां, यूएस की सरकार ने ऑलरेडी प्लान बना रखा है कि मान लो इन केस अगर न्यूक्लियर वेपन वहां के जिहादी हैंड्स पे मिल जाता है, उनके हाथों में आ जाता है, टेररिस्ट के हाथों में आ जाता है, तो उस केस में यूएस प्लान कर रखा है कि वो अगला स्टेप क्या लेगा। अब वो अगला स्टेप क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन खैर जो भी है ऐसा आपको सिनेरियो देखने को मिलता है। उसके बाद एक और कंसर्न ये भी हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर वहां की जो सरकार गिर गई, तालिबान ने कैप्चर कर लिया। उस समय भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान काफी कोशिश कर रहा था कि जो तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में नई बनेगी 2021 में, वो फ्रेंडली होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, और दोनों लोग मिलकर भारत के खिलाफ काम करेंगे। लेकिन एक्चुअली रिसेंटली आप देखोगे तो खुद अफगान के अंदर जो तालिबान है और जो पाकिस्तान की सरकार है, दोनों के बीच में बहुत सारे मतभेद देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता, दोनों फ्रेंडली हो जाते, तो अगेन ये चिंता की बात थी कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर वेपन है वो अफगान के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथों लग सकता था। ये सारी चिंता की बात है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि कौन कंट्रोल करता है, वहां पर बताया यह जाता है कि पाकिस्तान के अंदर एक कमिटी है, आप देख सकते हो, इसका नाम है सिविक मिलिट्री कमिटीज। मतलब कि इसके अंदर जो सिविलियन गवर्नमेंट है और जो मिलिट्री से लोग हैं, उन दोनों के कंपोज करके ये कमिटी बनाई गई है। वो लोग एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को पाकिस्तान के, कि कहां पर न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करना है, किस तरह से डेवलपमेंट करना है। इनफैक्ट कई सारे लोगों का ये भी कहना है, यूएस के अंदर हो, कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन का सारा पार्ट होता है वो एक किसी के हाथ लग जाए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन का अलग अलग पीसेस हैं वो अलग अलग जगह पर रखा हुआ है और उसको ऑब्टेन करना मुश्किल हो जाता है। तो खैर जो भी यहां पर दोनों व्यू देखने को मिलता है, लेकिन खैर अभी ये जो बयान आया है जो बाइडन का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा है। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से इससे रिलेटेड जो भी इसके पहलू थे वो मैंने आपको बता दिया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन्स साइंस की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक पार्टिकल्स हैव लीस्ट मास? सबसे कम मास आपको इनमें से किस में देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।